ओके, तो स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग जो देखेंगे कंटिन्यू करेंगे वो क्या, बोर के परमाणु मॉडल के बारे में आज से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने बोर का परमाणु मॉडल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बताया था क्या कि रदरफोर्ड ने क्या क्या गलतियाँ की थी, उसमें कहाँ कहाँ सुधार की थी बोर ने, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था। अब देखो उसकी विकास की पृष्ठभूमि, मतलब चालू कैसे हुआ बोर का परमाणु मॉडल आना, ठीक है। तो उसके बारे में एक छोटी सी पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्या चीज़ होता है, एक बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। मतलब बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, बोर का परमाणु मॉडल क्यों आया, क्लियर है। चलो, तो पहला क्या बोलता है, पहला पॉइंट पढ़िए आप। ऐतिहासिक रूप में द्रव्य के साथ विकिरण की अन्योन क्रिया, मतलब किसी भी पदार्थ के साथ, किसी भी द्रव्य के साथ विकिरण उसमें ले जाते हैं और उसकी अभिक्रिया कराते हैं, अन्योन क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। अन्योन क्रियाओं के अध्ययन से प्राप्त परिणामों से परमाणु एवं अणुओं की संरचना के संबंध में क्या बताया गया, अत्यधिक सूचना प्राप्त किए गए। मतलब कोई भी पदार्थ में, किसी भी प्रकार के पदार्थ में क्या किए, अन्योन क्रिया कराए, किसकी, विकिरण की अन्योन क्रिया कराते हैं, जो रेडिएशन होती है उसकी अन्योन क्रिया कराते हैं। तो वहां पास से क्या हमें परमाणुओं और अणुओं की जो संरचना होती है उसके बारे में बहुत कुछ पता चला। अभी तक हमने पिछले क्लास में जितने भी पढ़े हैं, डाल्टन के बारे में पढ़ रखा है, जे थॉमसन के बारे में, रदरफोर्ड के बारे में और मैक्सवेल के बारे में भी बात किए थे। मैक्सवेल का नाम क्यों नहीं आता, क्योंकि वो जो थ्योरी जो बताई थी वो गलत ही बताई थी, ठीक है। तो जिसको बोर ने फिर क्लियर किया, ठीक है। तो इसीलिए बस मैक्सवेल के बारे में उतना डीप में नहीं पढ़ते, बस यही बस रीजन है। लेकिन इन लोगों ने क्या बताया, परमाणुओं या अणुओं की जो संरचना होती है उसके बारे में ही तो डिस्कस किया। कैसे डिस्कस किया, जो द्रव्य के साथ जो विकिरण की अन्योन क्रिया होती है उस पर स्टडी करके, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा यही बोलता है कि जो द्रव्य के साथ विकिरण की अन्योन क्रिया होती है का, उसका अध्ययन करके परिणामों के परमाणुओं और अणुओं की संरचना के संबंध में बहुत सारी सूचनाएं हमको मिल चुकी है, ठीक है। ये हम बात कर चुके हैं। कंटिन्यू करते हैं, अब बोर की बारी आती है। तो बोर क्या बोलता है, बोर ने इन परिणामों का उपयोग करके जो यहाँ पर जितने भी परिमाण मिल चुके हैं अभी तक, बोर ने अपना शुरू किया परमाणु मॉडल के बारे में थ्योरी अध्ययन चालू किया। कैसे चालू किया, जितनी भी थ्योरी आ चुकी थी उन सबको स्टडी किया, और उसके बेस पे, बोर के पहले किसने बताया था, रदरफोर्ड ने ना, ठीक है। तो पूरे इन सब के बेस से रदरफोर्ड ने जो गलती की थी उसकी सुधार किया। कुछ भी नहीं, रदरफोर्ड ने जो बोला था उसी में जो जो गलतियां थी उसकी सुधार किया है किसने, बोर ने। रदरफोर्ड की गलतियों का सुधार करने वाला कौन है, सिंपल बोला जाए तो नील्स बोर। बोर का पूरा नाम क्या है, नील्स बोर। नील्स बोर ने इन परिणामों का उपयोग करके रदरफोर्ड द्वारा प्रतिपादित मॉडल में सुधार किया। मतलब जो एटॉमिक मॉडल था, परमाणु की जो मॉडल बनाई थी, संरचना बनाई थी किसने, रदरफोर्ड ने, उसमें कुछ कमियां थी जिसको केवल बस सुधार बस किया है और उसको प्रतिपादित किया है किसने, बोर ने। बोर के परमाणु मॉडल के विकास की कुछ बिंदुओं की अहम भूमिका होती है। मतलब यहाँ पास हम लोग कुछ ऐसे मेन पॉइंट पढ़ेंगे जब बोर के बारे में पढ़ेंगे जिसकी अहम भूमिका है। अभी तक हम लोग कंटिन्यू उसी को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है बोर ने सही सही बता दिया तो बोर का ही पढ़ रहे हैं क्या, नहीं। पहले हम लोग अभी बोर के मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी जब तक हम लोग बोर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तब तक बोर ही सही है। रदरफोर्ड को गलत साबित कर दिया इसने, तो रदरफोर्ड को गलत बता रहे हैं, उसको सुधार करके किसने, बोर ने बताया। तो अभी हम लोग बोर के बारे में पढ़ रहे हैं। जब बोर के बारे में जब पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हम लोग बोर ने जो बताया उसकी कमियां निकालेंगे, ठीक है। बोर की कमियां उसके बाद निकालेंगे, फिर कोई नया आएगा, ठीक है। श्रोडिंगर ऐसे करके नाम है, वो भी आने वाला है, क्लियर है। चलो, तो अभी बात करते हैं अगला, विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार होना। ये एक मेन पॉइंट है जिसका अर्थ यह है कि विकिरण किस किस रूप में हो सकती है। विकिरण जो रेडिएशन निकलती है वो तरंग के साथ साथ कण दोनों गुण को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो बोर के परमाणु मॉडल की जो पृष्ठभूमि थी, विकास की पृष्ठभूमि कहां से चालू हुआ, तो उसकी ये 3 पॉइंट है।
पहला क्या पॉइंट था, बोर ने क्या किया, जो पुराना सब स्टडी हुआ है परमाणु अणु के बारे में, संरचना के बारे में स्टडी हुआ, उसकी अध्ययन किया और उसके हिसाब से अपना मॉडल लॉन्च किया। अपना मॉडल लॉन्च नहीं किया, वो चोरी किया। किसका चोरी किया बोल सकते हैं हम लोग, रदरफोर्ड का। अब चोरी किया भी नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो बोर ने क्या किया था, सुधार किया था। रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसकी बस सुधार किया था, जो जो गलतियां थी उसके बारे में बताया और उसी चीज को ला दिया। अब देखो एक कॉमन चीज मैं बता रहा हूं, रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन कक्षक में गति करती है, बोर ने भी बोला कक्षक ने गति की। अब उसमें जो रदरफोर्ड ने कुछ चीजें नहीं बताई है उसके बारे में बोर बताने वाला है बस, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि रदरफोर्ड का गलती था जिसको बोर ने सुधार किया है ना, सिंपल। चलो तो अब चालू करते हैं हम लोग बोर का जो परमाणु मॉडल है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप। देखो यहां पर जब बात करते हैं तो थ्योरी बहुत लेंदी है, एकदम ज्यादा थ्योरी है इसमें, तो हम लोग एकदम डायरेक्ट डायग्राम के थ्रू हर एक चीज को समझेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बोर का परमाणु मॉडल। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, जो बोर का परमाणु मॉडल है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो रदरफोर्ड ने क्या बोला था, रदरफोर्ड ने बोला था कि हर एक इलेक्ट्रॉन का निश्चित ऊर्जा होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, निश्चित ऊर्जा रहता है। लेकिन बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का निश्चित ऊर्जा नहीं, कक्षक की निश्चित ऊर्जा रहती है, ठीक है। जो रदरफोर्ड ने बोला था वो क्या बोला था, रदरफोर्ड ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्ताकार कक्षक में, वृत्ताकार कक्षकों में घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार कक्षकों में घूमता है। सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस। देखो अभी तक बोर जब परमाणु मॉडल ने लॉन्च किया था, बोर ने अपना परमाणु मॉडल लॉन्च किया था, तब तक न्यूट्रॉन की खोज अभी भी नहीं हुई है, न्यूट्रॉन की खोज अभी भी नहीं हुई है। इसीलिए हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ही बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, उसके बाद कक्षक नंबर पहला, कक्षक नंबर दूसरा, कक्षक नंबर तीसरा, ऐसे होते जाते हैं। इसको हम लोग कक्षक नंबर पहला बोल देंगे, इसको दूसरा बोलेंगे और इसको तीसरा बोलेंगे, ऐसा। अलग अलग त्रिज्याएं हैं, केंद्र से इसकी दूरी r1, केंद्र से यहां तक की दूरी r2 और केंद्र से यहां तक की दूरी r3, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो जो रदरफोर्ड था वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षकों में घूमता है, लेकिन बोर ने क्या क्या कहा, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार कक्षक में घूमती है, एक निश्चित वृत्ताकार कक्षकों में घूमती है। देखो दो छोटी सी अंतर है, एक बोल रहे कि वृत्ताकार कक्षक में और एक बोल रहे निश्चित वृत्ताकार कक्षक। निश्चित एकदम फिक्स कर दिया, निश्चित वृत्ताकार कक्षक एकदम फिक्स कर दिया। निश्चित मतलब होता है फिक्स, सर्टेन, हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे तो सर्टेन, ठीक है। अब यहां पास इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को फिक्स किया था किसने, रदरफोर्ड ने, लेकिन जो बोर था वो फिक्स किया किसकी ऊर्जा को, इनकी कक्षकों को फिक्स, कक्षकों की ऊर्जाओं को फिक्स किया। निश्चित कक्षक, जिसकी ऊर्जा निश्चित ऊर्जा होगी, जिन कक्षकों की ऊर्जाएं निश्चित होंगी, निश्चित ऊर्जा। त्रिज्या भी होगा निश्चित, हर एक चीज के सामने निश्चित वर्ड लगा दिया, निश्चित त्रिज्या। मतलब उसकी ऑर्बिट की बात करेंगे या एनर्जी की बात करेंगे या रेडियस की बात करेंगे तो हर एक चीज का फिक्स कर दिया, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते थे, पहले इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित ऊर्जा होती थी, उसके कारण घूमता था, तो उसमें क्या होती थी, त्वरण। रदरफोर्ड के बारे में बात करें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता था, निश्चित ऊर्जा होता था। ये इलेक्ट्रॉन है जिसकी निश्चित ऊर्जा होती थी और ये घूमता था। तो घूमने से इसमें क्या परिवर्तन होती है, त्वरण में परिवर्तन होता है, जिससे यह अपनी ऊर्जा खोता है विकिरण के रूप में। और अगर ये ऊर्जा खोया
तो धीरे धीरे करके ऐसे अंदर की तरफ आते हुए गिर जाएगा। लेकिन बोर ने क्या किया, बोर ने ये गलती नहीं की। बोर ने बताया कि जो ऊर्जा निश्चित होती है वो होती है कक्षक की, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पास अगर उतनी ऊर्जा है उसके हिसाब से उस कक्षक में भरेंगे। मतलब इसका एक लेवल सेट कर दिया। जैसे यहां पास हर एक का ऊर्जा, पहले वाला का ऊर्जा फिक्स कर दिया था, सपोज ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं 10 जूल, दूसरे वाला का फिक्स कर दिया 20 जूल और तीसरे वाले का फिक्स कर दिया 30 जूल। ऐसे करके किसकी, कक्षक की ऊर्जा को फिक्स किया है, इलेक्ट्रॉन की नहीं है, ये कक्षक की ऊर्जा को फिक्स कर दिया है। और जो भी इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा लेवल का होगा, जिस भी ऊर्जा लेवल का होगा उस कक्षक में चला जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लेवल होगी 10 तो उसको पहला कक्षक में भेजा जाएगा। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर होगी कितनी, 30 जूल होगी, तो उसको 30 मतलब कौन से कक्षक में भेजा जाएगा, तीसरे कक्षक में भेजा जाएगा। तो ऐसे करके कक्षकों का जो ऊर्जा निश्चित किया वो किसने किया था, बोर ने किया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित की थी, बोर ने उसके कक्षकों के ऊर्जा को निश्चित कर दिया। साथ ही उनकी ऊर्जा, कक्षक, ऊर्जा और त्रिज्या सबको निश्चित कर दिया। ठीक है, अब यहां पास देखो हमने लिख दिया है R1, R2, R3 की 3 त्रिज्याएं हैं। क्लियर है। चलो अब इसके बाद बात क्या करेंगे, देखो निश्चित तो कर चुका, ये हमारा पहला पॉइंट था। अब इसकी वेग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करती है उसके बारे में। ठीक है, चलो ओके। तो जो पॉइंट यहां पास हमने समझा उसको एक सिंपल लाइन में मैंने लिख दिया है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में, निश्चित इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित नहीं कर रहे हैं, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। निश्चित कक्षाओं जिसकी ऊर्जा निश्चित होती है, निश्चित ऊर्जा वाले कक्षक। ठीक है, ऐसे कक्षक जिसकी ऊर्जा निश्चित होती है। क्लियर है। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे संवेग के बारे में। अब संवेग क्या होता है, संवेग देखो एक फिजिक्स का टॉपिक है। संवेग क्या कहलाता है, संवेग को हम लोग नॉर्मली P से डिनोट करते हैं और संवेग बराबर होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में अगर गमन कर रही है, सीधी रेखा में गमन कर रही है तो उसका संवेग होता है मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन अगर वो सर्कुलर मूवमेंट कर रही है, गोल गोल मूवमेंट कर रही है, तो उसमें होता है मोमेंटम हो जाएगा mv इंटू आर उसकी त्रिज्या कहलाएगी। अब ये हम क्यों बता रहे हैं, इसको L से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो सीधी तो जाती नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन घूमती है गोल गोल ऐसे। यहाँ पास जैसे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पास जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होती है, घूमती है। क्लियर है। तो गोल घूम रही है तो कैसा संवेग आएगा, कोणीय संवेग आ जाएगा, और कोणीय संवेग को दर्शाते हैं L से। तो जो बोर था वो कोणीय संवेग को भी फिक्स कर दिया। कोणीय संवेग के बारे में क्या बोला, जो कोणीय संवेग होता है जिसको हम लोग L से दर्शा रहे हैं वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। अब पूर्ण गुणज ये n क्या चीज है, अगर सिंपल सी भाषा में समझें तो ये n हमारे कक्षक के नाम होंगे। n का क्या वैल्यू होगा, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। 1 मतलब k l m n ऐसे करके हमने पढ़ा है ना। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस किस में भरते हैं, कक्षक में भरते हैं ना। पहला कक्षक को k नाम देते हैं, तो अगर k में है, इलेक्ट्रॉन किस में है, पहले कक्षक में है, उसके लिए 1 आ जाएगा। दूसरे कक्षक में उसके लिए 2 आ जाएगा, तीसरे कक्षक में उसके लिए 3 आ जाएगा। देखो अब इसको अच्छे से समझते हैं। ये चीज आपको समझ आ गया ना, ये रेखीय संवेग होती है और ये कोणीय संवेग होती है। ये हमारा केंद्र है, केंद्र में धनात्मक है। ठीक है, ठीक है। अब केंद्र से लेकर पहला वाला का जो त्रिज्या होता है उसको R1 बोलते हैं, और दूसरे वाले त्रिज्या उसको क्या बोलते हैं, R2। तीसरे वाले त्रिज्या को क्या बोलते हैं, R3, और वैसे ही चौथे वाले त्रिज्या को बोलते हैं R4। अब देखो
हर एक कक्षक का रेखीय कोणीय संवेग फिक्स किया। क्या बोला? बोर ने बोला कि जो रेखीय कोणीय संवेग जो होता है वो h/2 का n गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। यहां पास n की वैल्यू, पहले वाला के लिए n की वैल्यू होगी 1, n की वैल्यू यहां पास क्या होगी? पहले वाला के लिए 1, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, ऐसे करके। तो पहले वाला के लिए रेखीय संवेग क्या हो जाएगा? यहां पास का पहले वाले का संवेग, कोणीय संवेग, ये पहले वाला जो कक्षक है उसका कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? n इक्वल टू, देखो यहां पास 1 पुट करेंगे, पहले कक्षक के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो पहले कक्षक के बारे में बात करेंगे तो क्या पता चलेगा? पहले कक्षक के लिए कोणीय संवेग सपोज L1, पहले कक्षक के लिए 1, और जहां पास n का वैल्यू क्या रखना है? 1, n का वैल्यू क्या रखना है? 1 इंटू h कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 2 तो हमारा जो पहले L1 आ रहा है वो क्या आया? h/2 आ गया। ऐसे ही अगर दूसरा कक्षक के लिए निकाले L2 के लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा, किस वेग से गति कर रहा है, उसके लिए अगर रिलेशन निकालेंगे तो n का वैल्यू हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा h/2 तो अपने जगह है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? दूसरे वाले के लिए 2 इंटू h/2 बोलेंगे ना। तीसरे वाले L3 के लिए क्या बोलेंगे? तीसरे वाले L3 के लिए बोलेंगे यहां पास 3h/2 n का वैल्यू बस हो जाएगा तीसरे कक्षक के लिए, और बाकी तो h/2 सेम रहेगा। चौथे कक्षक के लिए क्या रहेगा? n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। चौथे कक्षक के लिए n की वैल्यू 4 इंटू h/2 ऐसे करके जो कोणीय संवेग होता है उसको फिक्स कर दिया। क्लियर है ना? अब कोणीय संवेग के बारे में बात करें। देखो कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग जो होता है L बराबर होता है mvr। mvr मैंने यहां पास थोड़ी देर पहले लिखा था। तो पहले वाला की बात करेंगे तो पहले वाला में m का मान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स रहता है, m के जगह m लिखेंगे। v का मान, पहले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन घूम रही है उसकी वेलोसिटी अलग हो सकती है, इसलिए v1, और पहले वाला का त्रिज्या क्या है? r1। ऐसे करके हम लोग L1 के जगह क्या लिखेंगे? mv1 r1। इसके जगह क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वापस से m, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v2। दूसरे कक्षक में घूम रहे उसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लेंगे v2, और उसका त्रिज्या क्या है दूसरे वाले के लिए? r2। ऐसी तीसरे वाले के लिए mv3 r3, चौथे वाले के निकालेंगे तो ऐसे निकालते जाएंगे। तो यहां पास से हमको जो रेखीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो यहां पास से निकल जाएगा, है ना? सिंपल। तो अगर अच्छे से देखेंगे डायग्राम में, देखो r1 r2 r3 r4 को नहीं लिख रहा हूं ना, n1 इक्वल टू नहीं लिख रहा हूं। यहां पास डायग्राम को अगर अच्छे से देखेंगे, ये हो गया हमारा प्लस, ये पहला कक्षक, ये दूसरा कक्षक और ये तीसरा कक्षक। अगर मैं पहले कक्षक के लिए बात करूंगा तो पहले कक्षक में बात हो जाएगी mv1 r1 बराबर क्या हो जाएगा? h/2 h/2। अगर दूसरे वाले कक्षक के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? mv2 r2 बराबर क्या हो जाएगा? 2h/2। और वैसे ही तीसरे कक्षक के लिए mv3 r3 के लिए क्या हो जाएगा? 3h/2 ऐसे करके हम लोग किसी भी कक्षक का संवेग लिख सकते हैं, ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल है ना? ये आप डिनोट कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये हम ऐसे ही समझने वाले हैं पूरा। अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत लंबी थ्योरी बन जाएगी, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, और इसमें कुछ डेरिवेशन भी है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, त्रिज्या का, यहाँ पास इसकी त्रिज्या कितनी होती है उसको निकालने का, और इसमें इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है ये निकालने का जो डेरिवेशन होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पास बात करते हैं कंटिन्यू। इधर का रफ कर देता हूँ, इधर की जरूरत नहीं है। देखो अब बात करें क्या
गोल गोल घूम रही है तो क्या आ रहा है, कोणीय संवेग आ रहा है। तो उसी के बारे में बात करेंगे जो कोणीय संवेग होती है। यहां पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेग की दिशा क्या होगी, हमने पहले भी बात कर रखा है। यहां पास वेग की दिशा ऐसे होगी, यहां रहेगा तो किधर की ओर होगी, लेफ्ट हैंड साइड की ओर रहेगी। तो ये यहां पास वेग की दिशा कंटिन्यूअसली बदलेगा, तो इसमें क्या आ जाता है, त्वरण आ जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, कौन बोला था, रदरफोर्ड ने बोला था। लेकिन जैसे ही ऊर्जा को सेट कर दिया, किसकी ऊर्जा को, कक्षकों की ऊर्जा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ नहीं जाती, ये चीज हमको समझ आ गया। अब देखो यहां पास जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कितने फोर्स लगते हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं। एक कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो जो पहला फोर्स लग रहा है यहां पास अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। इस इलेक्ट्रॉन पे अगर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को, बल को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका मान होता है mv²/r। इसका अभी हमको जरूरत नहीं है, बाद में पड़ेगा, लेकिन आप अभी याद रखिए। अब देखो ये वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है खींच रहे, ये mv²/r से अभी खींचते हुए नहीं दिखाएंगे। अभी हम लोग यहां पास बात करेंगे कूलाम बल के बारे में, स्थिर वैद्युत बल के बारे में, जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। यहां पास देखो केंद्र में कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है, और यहां पास कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। तो फिजिक्स के 12th चैप्टर में आपको एक चीज पढ़ने को मिलेगा, क्या मिलेगा, यदि कोई 2 आवेश +q और -q एक दूसरे के बीच में बहुत कम दूरी पर, r दूरी पर रखी हुई है, तो उन दोनों पर एक दूसरे पर आरोपित करने वाले बल का मान, जो एक दूसरे को खींचेंगे, किस बल से खींचेंगे उसके मान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पास जिस बल से खींचेंगे उस बल को बोलेंगे F = जो कूलाम फोर्स होता है वो होती है Q1 × Q2/r²। ये एक फिक्स है, और इस बल से ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींच रहे, जो कहलाएगा अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल। क्यों अभिकेंद्र बल किसको बोलते हैं, जो केंद्र की तरफ लगती है, और यहां पास क्या प्लस और माइनस के कारण अंदर की तरफ जो खिंचाव हो रहे हैं वो स्थिर वैद्युत बल, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो स्थिर वैद्युत बल है वो, या फिर जो आकर्षण बल है वो किसके कारण हो रहे हैं, कूलाम बल के कारण हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज सिंपल है, क्लियर। चलो तो ये हमने बात कर लिया, ये भी अब देखते हैं कंटिन्यू आगे। चलो ओके, तो हम लोग बात किए, पहला पॉइंट एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट अब भी बात किए, जो संवेग का मान होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यहां पास हमने लिख लिया ये संवेग क्या, nh/2π, जहां n एक पूर्णांक होगा, पूर्ण संख्या होगी, सॉरी, ठीक है। n जो होगा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। वो 1 2 3 4 कैसे डिसाइड होता है, एक किसके लिए, पहले कक्षक है तो 1, दूसरा कक्षक है 2 तो 2, तीसरे कक्षक के इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना होगा तो 3, ऐसे करके किसी भी कक्षक के लिए हम लोग n का मान यहाँ पास पुट करते हैं। मैंने डायग्राम में लिख दिया था। और कोणीय संवेग बराबर होता है mvr, इसको इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्म में दे देते हैं, यूज करेंगे अभी इसी का, ठीक है। फिर दूसरा मैंने यहां पास आपको बताया, जो फोर्स लगता है यहां पास केंद्र की तरफ फोर्स लगता है उसको अभिकेंद्र बल बोलते हैं। लेकिन यहां पास जो अभिकेंद्र बल का जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, कूलाम बल कर रहे हैं। तो यहां पास जो हम लोग बोल सकते हैं वो अभिकेंद्र बल जो है वो स्थिर वैद्युत बल यानी कूलाम बल के बराबर होगा। स्थिर वैद्युत बल और कूलाम बल ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कूलाम बल, जहां हम लोग Fe स्थिर वैद्युत बल को Fe प्रेजेंट करते हैं और Fc स्थिर वैद्युत बल को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहां पास एक हमारा रिलेशन आ गया, देखो अभिकेंद्र बल का मान होता है, फिजिक्स में हमने पढ़ रखा है, 11th नहीं 12th के फिजिक्स में है, 11th में भी है। अभिकेंद्र बल है वो क्या है, mv²/r होता है। और वैसे ही स्थिर वैद्युत बल का मान होता है, 12th में ये टॉपिक, Q1 Q2/r²। अब यहां पास देखो रिलेशन देखने से पहले यहां पास जो Q1 और Q2 होती है उसके बारे में बात करेंगे। यहां पास देखो Q1 और Q2
दोनों में जो एक दूसरे में बल लगता है उसको यहां पास लिखे हैं, लेकिन यहां पास Q1 और Q2 के जगह क्या है, केंद्र में है प्रोटॉन और यहां पास है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक अकेला ही है, एक के तरफ E माइनस की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन। देखो यहां पास मैं लिखते जा रहा हूं, ठीक है। इधर के जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है, खाली इलेक्ट्रॉन, ये देखो इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन इसके जगह तो प्रोटॉन है ना। और प्रोटॉन में आवेश कितना होता है, एक प्रोटॉन का आवेश अगर बोलेंगे तो कितना होता है, वैसे एक प्रोटॉन के बराबर होता है Z। प्रोटॉन की संख्या बराबर कितनी होती है, Z। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन निगेटिव। तो हम लोग प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसको इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। अब देखो, अगर केंद्र में एक प्रोटॉन होता तो आवेश भी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता, लेकिन प्रोटॉन एक रहता है, ऐसा कंफर्म है क्या। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो एक प्रोटॉन रहता है, लेकिन जैसे आगे जाते जाएंगे तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है। तो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है परमाणु क्रमांक के। किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो यहां पास हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोटॉन की संख्या को Z और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसका E। तो यहां पास केंद्र में कुल आवेश कितना होगा, आवेश की मात्रा होती है E। एक प्रोटॉन है तो एक का गुना, दो प्रोटॉन है तो दो का गुना, तीन प्रोटॉन है तीन का गुना। यहां पास प्रोटॉन की संख्या कैसे काउंट करते हैं, जो परमाणु क्रमांक होता है उससे। तो यहां पास हम लोग लिखेंगे Ze, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, R। यहां तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो यहां पास पुट करते हैं वैल्यू, M के जगह M, V के जगह V, R के जगह R, जो भी है सब पुट करते हैं, ठीक है। M V R स्क्वेयर V स्क्वेयर अपॉन R इक्वल टू K का एक फिक्स मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एकदम फिक्स वैल्यू है, ठीक है, आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी के लिए आप रट लो, 12th में जाके तो इसको पढ़ना ही है, ठीक है। देखो कुछ चीजें होती है जो हमको जल्दी पढ़ना पड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। ये 12th में वापस से आपको फिजिक्स में पढ़ना ही पड़ेगा, आप इसको डिराइव करके दिखाएंगे, क्लियर है ना। तो इसलिए आप अभी से याद रख लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक। चलो अब Q1 और Q2 की वैल्यू देखते हैं। देखो तो Q1 का मान क्या है, एक तरफ ZE है और दूसरे तरफ Q2 का मान क्या है, E है। तो हम लोग यहां पास Q1 की जगह क्या लिख सकते हैं, ZE, और Q2 की जगह E डिवाइडेड बाई R स्क्वायर की जगह R स्क्वायर ही रहेगा। और यहां पास हम लोग सॉल्व करके V स्क्वायर यानी वेग का मान निकाल सकते हैं। देखो V स्क्वायर का मान क्या होगा, अब ये और थोड़ा सा बाकी रहेगा, ठीक है, निकालना पूरा कंप्लीट नहीं होगा। V स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, देखो सॉल्व करो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर से पहले एक आर को काट सकते हैं, देखो तो आप देख सकते हो इधर डिवाइड में आ रहे हैं और इधर भी एक आर है, ये कट गया, ठीक है। चलो अब इधर क्या बचा, M बस मल्टीप्लाई में उधर ले जाकर डिवाइड करेंगे। ZE का स्क्वायर, 2E हो गया तो E का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R है बस, और M इधर मल्टीप्लाई था, इधर जाके डिवाइड। हमारा ये V अभी आया, इसको इक्वेशन नंबर नेक्स्ट दे देते हैं। पहला ये था और ये हो गया हमारा दूसरा। यहां तक समझ आया ना आपको। अभी हम लोग सिंपल डेरिवेशन निकाल रहे हैं V और R के लिए, ठीक है। चलो कंटिन्यू देखते हैं इसी को, एक सेकंड ये रब कर देता हूं मैं।